राम राम जी सभी भाइयों को। आज एक बार फिर से व्यालोक भाई मेरे साथ हैं और आज हम एक सामाजिक विषय डिस्कस करने जा रहे हैं। व्यालोक भाई स्वागतम। जय आप श्री राम। आपको नमस्ते। सभी दर्शकों को आपके चैनल को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन की शुभकामनाएं। जय श्री राम। व्यालोक भाई कल बैठे बैठे मुझे एक बात ध्यान में आई यार जी कि हमारे देश में समाज में ये जो मैट्रिमनी मार्केट है, शादी ब्याह की जो मार्केट है, इसमें जो ससुर जी लोग हैं जी ये सब इनको सिर्फ और सिर्फ सरकारी दूल्हा चाहिए। हाँ, जो सरकारी नौकरी में हो। अच्छा, अब चूंकि सरकारी नौकरी तो पूरे देश में मात्र मैंने ऐसा सुना है, अब यह आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है पता नहीं है, मैंने सुना सिर्फ 3% है, मतलब सिर्फ तीन बिल्कुल। परसेंट जो है सरकारी नौकरी में है। ये सही है? आ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो बाकी अब 100% हिंदुस्तान की लड़कियों को, ससुर जी लोग को सरकारी नौकर चाहिए और सरकारी नौकर सिर्फ 3% है। तो आखिर कहां से आपूर्ति होगी दामाद लोग की? तो इसलिए सरकारी नौकर का दाम बहुत बढ़ गया है, मतलब टमाटर से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। पीछे टमाटर 300 रुपए जो बिका हाँ, अगर है आप क्योंकि तो अगर मुझे आप आईएएस खरीदने जाएंगे तो 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा आज की डेट में। सर क्या बात कर रहे हैं, अब कौने जमाना में रहला यार तू। दरोगा वह झांसी वाला जो ना 25 लाख में बिकल है। आईएएस दरोगा का का मतलब औकात ये का नहीं। हले, आईएएस दरोगा नहीं, दरो, 2 स्टार वाला। दरोगा के पास दरोगा के पास पूरा थाना थाना और बहुत अरे सारी वो थाने इधर वाला उधर दरोगा की ना, चीजें। नहीं नहीं, चौकी अच्छा वाला दरोगा। अच्छा अच्छा। वो थाने खैर वाला मतलब दरोगा तो 1 करोड़ 3 स्टार से वाला। 1 करोड़ से शुरू होता है और उसमें यूपीएससी जो पास कर गया, माने रेलवेज वाला, पोस्टल वाला सब। आईएएस लोग तो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कितना लेंगे उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जो बाकायदा जिलाधीश हो गए हैं, कलेक्टर साहब हो गए हैं या एसपी साहब हो गए हैं। खैर उस पर आगे भी बातचीत करेंगे। मतलब पहला ये कहना था कि ये हमारे देश में उद्यमिता के प्रति हमारी हिकारत को दिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कोई लड़का अपना काम कर रहा है, कोई लड़की अरे अपना है, काम कर रही है, तो उसके प्रति बहुत हिकारत है। जी मेरा जो दर्शक वर्ग है ना वो गांव का देसी गंवई आदमी है, बहुत ज्यादा नफासत में ना बतिया भाई क्या, एकदम स्वरोजगार जैसे सरल शब्द इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ा सा है। हाँ ठीक है, आगे से मैं हाँ, स्वरोजगार ही कहूंगा। देखिए, अब कुछ हालात बदले हैं। मैं आपको ये भी कहूंगा, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि 90s तक बिहार में कम से कम, और बिहार का मतलब मेरे बिहार कहने का मतलब लखनऊ तक होता है, यानी पूरा जो पूर्वांचल है, वहां एक शब्द चलता था, दिल्ली ब्रांड दूल्हा। अच्छा। ठीक है, 90s तक ये मैंने देखा है। जब मेरे मामा लोग बड़े हो रहे थे और मेरे मामा मेरे साथ रहते थे, मतलब हमारे घर में रहते थे दो मामा, क्योंकि ननिहाल नजदीक थी तो पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उन लोगों की शादी की जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने ये गौर किया था कि एक दिल्ली ब्रांड होता है। उस समय दिल्ली हब बन रहा था, लोग दिल्ली जा रहे थे कलकत्ता को छोड़ के। भोजपुरी गानों का शिफ्ट भी पीवा सिवान से कलकत्ता गईले से पीवा दिल्ली गईले, इस तरह हो रहा था। लोग दिल्ली जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे। आईटी क्रांति तब तक नहीं हो रही थी। तो ये दिल्ली कब में की जो बात है, नब्बे की? ये 85 टू 90, मतलब आईटी क्रांति अच्छा। जस्ट शुरू हो रही थी, उसी दौर, उसके जस्ट पहले की बात है। और उस दौरान क्या होता था कि लड़के सब, अच्छा उसमें ठगी भी खूब होती थी कि दिल्ली में मान लीजिए वो
जो घर घर जाके सर्फ नहीं बेचता है या पेन बेच रहा है उसमें बस में कि 5 रुपया में एक, 5 रुपया में 3, इस तरह का, भाइयों बहनों ले लीजिए बम्पर ये, वो लोग भी खुद को सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते थे और अंड बंड पैसा मांगते थे। तो उसके बाद वो शब्द चला दिल्ली ब्रांड, कि दिल्ली ब्रांड दूल्हे की पूरी चेकिंग कीजिए। तो कई राउंड उसकी चेकिंग होती थी, लोग उसके घर पर जाते थे, फिर उसके ऑफिस भी जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो लड़का बेचारा काम कर रहा है, उसके ऑफिस में उसके संभावित ससुर पहुंच गए पूरे दल बल के साथ। अच्छा, उस समय ये सब भी नहीं हुआ था, उस समय जो ससुर जी लोग थे वो थोड़ा सा धोती कुर्ता वाले टाइप ही थे या पैजामा कुर्ता वाले, तो एम्बेरसमेंट भी होता था। अच्छा, कलई भी खुल जाती थी, पत्रकारों की भी दुर्दशा होती थी। वो तो खैर अभी तक चलता रहा है, लेकिन ये दिल्ली ब्रांड वाला मुझे इसलिए कुछ किस्सा याद आया कि इसमें कई सारी धोखेबाजी की घटनाएं हुई कि लड़के कुछ नहीं करते थे और खूब सारा दहेज बटोर के, और बाद में पता चला कि 2 महीने बाद वो दिल्ली से आ गए, घर पर बैठ गए और उसी पैसे को 1 आध साल में निपटा दिए। तो दिल्ली ब्रांड के प्रति जो हिकारत शुरू हुई ना, जो मतलब नफरत कि दिल्ली ब्रांड है मतलब ये गलत ही होगा, वो धीरे धीरे फैल गई। अच्छा, ये जो सरकारी वाला आप बता रहे हैं, सरकारी का तो ये हाल है कि उसके पीछे हमारी गुलामी कहिए या जो भी, क्योंकि बाबू शब्द जो है, अंग्रेजों ने बाबू शब्द कोई बहुत महान में नहीं दिया था। जो क्लर्क थे कलकत्ता में बनते थे, और सबसे पहले जो बंगाल दावा करता है कि हमने पुनर्जागरण कर दिया और लन फंड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबसे बढ़िया क्लर्क थे, बंगाली थे और इधर के कायस्थ थे। इन लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ ली और सबसे पहले अंग्रेजों के चाटुकार हो गए। तो बाबू शब्द उसी तरह का था जैसे इंडियन शब्द था, हिकारत वाला था, नफरत वाला था। जैसे आज निगर शब्द है, और उसको निग्गर को निग्गा निग्गा करते करते और आज वो बन गया है निब्बा निब्बी, जिसको अभी के बच्चे बहुत कूल लैंग्वेज में, कूल का मुझे नहीं मिल रहा है आपके दर्शकों के लिए, तो आप बता दीजिएगा कि कूल शब्द को क्या कहेंगे। बहुत कूल माना जाता है ना कि निब्बा निब्बी की बात करें। तो ये कारण था कि धीरे धीरे वहां से अवर्जन शुरू हुआ दिल्ली ब्रांड के प्रति, और बाबुओं के प्रति, सरकारी नौकरी के प्रति जो चाह बढ़ी, वो इसलिए क्योंकि खेती की जमीन श्रिंक हो रही थी, उद्योग धंधे लग नहीं रहे थे, अंग्रेज केवल शोषण के लिए आए थे, उनका कल्याण करना मकसद नहीं था। और वो धारा करीब है कि वही दरोगा बाबू जिनको आपने कहा कि 15 लाख 25 लाख लिए, वही अपनी गर्भवती पत्नी को 3 गोली भी मारा है। लेकिन इससे कितने बाप माँ सबक लेंगे? मुझे नहीं नहीं ये बताइए कि 90 के दशक में ये क्रेज बढ़ा सरकारी दामाद खोजने वाला? नहीं, 90 के दशक से चीजें थोड़ी थोड़ी कम हुई जब एलपीजी हुआ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग उदारीकरण कहते थे। जब मनमोहन बाबू ने अर्थव्यवस्था खोली, उसके पहले तक दिल्ली ब्रांड के प्रति हिकारत था, सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाता था। आपको मैं बताऊं, मेरे घर में मुझे 12-13 साल तक कोई नौकरीशुदा नहीं मानता था। सब बोलते थे कि अच्छा ठीक है तुम पत्रकार हो, बाकी ये बताओ काम क्या करते हो। ये बिहार की हालत थी। मतलब अपने आसपास की, मेरे माता पिता या मेरे परिवार ने कभी नहीं पूछा, लेकिन मेरे आसपास के लोग, मामा चाचा ताऊ, एक्सटेंडेड फैमिली कह लीजिए या मोहल्ले वाले कह लीजिए, वो पूछते थे। जब आईटी क्रांति शुरू हुई, जब हमारी अर्थव्यवस्था खुली और जब लोगों ने ये देखा कि अब सचमुच सरकारी नौकरी के बिना भी एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन की जा सकती है, लड़के अच्छा कर रहे हैं जीवन में, जब बैंगलोर खुला, जब हैदराबाद खुला, जब चेन्नई खुला,
जब वहां लोग गए, लोगों ने इन्फोसिस, HCL ऐसी कंपनियां देखी, उनका लाइफस्टाइल देखा, तब उनको जाके ये भरोसा हुआ। तो थोड़ा सा वो जो सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण था, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप चॉइस देंगे, फर्स्ट चॉइस, तो इंडियन पेरेंट्स वही कहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी दे दो। और ये बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपके बिहार यहाँ में है। मतलब आपके यहाँ सब मतलब बिहार में ज्यादा है? सबसे ज्यादा बिहार में है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद सबसे कम, अगर ये मैं देख पाता हूँ थोड़ा बहुत, जो मैं दक्षिण के राज्यों में रहा हूँ 2-3 साल, वहां कम है, गुजरात में बहुत कम है, और पंजाब का मुझे नहीं पता, पंजाब में भी शायद कम ही होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पंजाब में लोग सरकारी नौकरी को लेके इतना ये नहीं करते हैं। लेकिन ये बीमारी हम लोगों में सबसे ज्यादा है पूरा। नहीं, पंजाब में तो कनेडे का दामाद जो है सबसे हायरार्की में तो सबसे ऊपर है। पंजाब में कनेडे कनेडे के दामाद में कई लोग बर्बाद होते हैं, कई लोग बर्बाद करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ है वो सरकारी नौकर सबसे ऊपर है हायरार्की में। कि आप सोचिए ना कि BHU में अभी 2 साल पहले एक चपरासी का पोस्ट निकला था, BHU में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उसमें PhD धारक लोगों ने अप्लाई किया था। इसलिए नहीं कि वो किसी तरह सेवा करना चाह रहे थे, इसलिए कि अगर एक बार सरकारी मुहर लग गई तो उनको भरपूर दहेज मिलेगा, बढ़िया पत्नी मिलेगी। आप मीम देख लीजिए एकदम। अब खैर मैं रंग पर या रूप पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मीम बनते हैं कि लड़का एक बहुत ही, वो बांग्लादेश का जो सुपर डुपर एक्टर है, अजीब तरह का अमोल थोड़ा सा, अमोल अमोल बागोरा। अमोल बागोरा। हाँ, अमोल बागोरा टाइप लड़का है, और लड़की दिव्य सुंदरी, काफी गोरी चिट्टी, ये वो, और उस पर के माथे पर या छाती पर लिख दिया है कि सरकारी नौकरी के फायदे। तो ये हमारे समाज में है, और इसकी जड़ वही मैं देख पाता हूँ कि कॉलोनियलिज्म आया, मतलब अंग्रेजों का शासन था, खेती श्रिंक हो रही थी, स्वरोजगार के प्रति हमें हिकारत आया हम लोगों में। देखिए, आप शारीरिक मेहनत के प्रति भी बहुत हिकारत है, तो स्वरोजगार के प्रति भी वो सिंपल होगा। वो जब तक आप यहाँ माइंडसेट से नहीं होंगे, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं और उनसे पता चलता है कि नहीं, अभी भी कम वम नहीं हो रहा है, अभी भी बढ़ ही रहा है। मैं आपको ना एक सच्ची घटना बताता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले मेरा बड़ा जो बेटा है वो पहलवान है, तो स्पोर्ट्स कोटे में रेलवे में भर्ती हो गया। तो पूरे इलाके को पता लग गया, तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आने लग गए कि उन्होंने ये मान लिया कि इनकर लड़का अगर रेलवे में भर्ती भयल है तो इनकर जरूर कोनो सेटिंग हुई दिल्ली हाँ, उल्ली तक। तो मेरे पास लोग हमरे लड़का के भी लगवा दा। अरे मैंने कहा यार, वो स्पोर्ट्स कोटे में वो ट्रायल दे के ट्रायल जीत के भर्ती हुआ है, वो उसमें सेटिंग वेटिंग की कोई बात ही नहीं है। वहां सब 4 लोगों को कुश्ती हुई थी, उससे हराया तब जाके सेलेक्ट हुआ है। बोला नहीं, कोनो न कोनो जुगाड़ हुई तोरे पास जरूर। तो यह चाहिए, 10 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त लोग मेरे पास कई लोग आते थे जो कहते थे कि 7 लाख रुपया, 5 लाख से शुरू होते थे, 7 लाख तक जाते थे कि 7 लाख रुपया हम दे दे। तो हम कहो ये भैया 7 लाख रुपया तू कहां से दे पा? अरे बोला भैया 5-10 बीसा बेच दे, 1 बीघा बेच दे। तो मैंने कहा अरे यार तुम सब, तो एक लड़के से मेरी बात हो रही थी जो कि मेरे पास बहुत दौड़ रहा था, अखाड़े में रहता था। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम 7 लाख रुपया दे के रेलवे में एक ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो, मैं कही 7 लाख दे के तो तुम कोई भी गांव में, अरे यार 7 लाख रुपए लेके गिट्टी बालू बेचे लगभग तो रेलवे की नौकरी बढ़िया रहा गांव में। गिट्टी बालू सीमेंट छड़, 7 लाख में धंधा शुरू हो जाएगा और शानदार, और लाख रुपए महीना से कम नहीं कमाओगे, और ऐसे 1000 धंधे हैं। तो वाई रेलवे की जॉब, वो भी 7 लाख। अच्छा आज से 10 साल पहले 7 लाख की वैल्यू आज कितनी होगी?
17 मतलब कम 14 से लाख तो कम हो ही गई 17, कम से कम 14 लाख, ज्यादा, है ना, वो 14 लाख ज्यादा भी रुपए। हो सकती है। तो उसने कहा कि अरे ना जानत हुआ, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। बोला नौकरिया लगता है 7 लाख तो हम दहेज ले ले, 7 लाख रुपए आपके नगद दहेज मिल जाए। ओकरा साथे मेरा क्या चरपहिया क्या ये सब तो अलग रहे, हाँ ओकरा साथे चरपहिया ये सब अलग से आई। हाँ हाँ, वो सब अलग बातें हैं। हाँ, तो समाज में ये माइंडसेट था, है कि अगर सरकारी दामाद है तो वो महंगा बिक रहा है, नहीं, तो उस इसको, हिसाब से इसका मैं रिज्वाइंडर दे देता हूँ कि उसी रेलवेज ने इसमें बड़ी भूमिका भी निभाई है। आपको याद होगा कि अभी लालू यादव जिस केस में लगातार चक्कर लगा रहे हैं और बेटे के साथ, पत्नी के साथ, वो स्कैम क्या था? वो लैंड फॉर जॉब स्कैम है। हाँ रेलवे जी में नौकरी के लिए इन्होंने जमीनें लिखवाई। अभी तक इनको सजा नहीं मिली है, लेकिन चारा घोटाले के तो ये एकदम सजा याफ्ता, सजा भुगत चुके मुजरिम हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसमें भी किए ही होंगे। रेलवेज की अधिकतर नौकरियां मान ली गई थी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, कि ऐसे ही मिलती हैं, ऐसे ही बिकती हैं, और लोग पैसा लेके खड़े रहते थे। आज की डेट में आप देख लीजिए, कहीं भी अगर लेक्चरर्स की बहाली हो रही है, लोग आराम से 20-25 लाख रुपए कहां से लाएंगे, वो सवाल आप उनसे मत पूछिए। वो 20-25 लाख रुपए लेके तैयार हैं कि कहीं भी एक बियाबान में हमके धरवा दे यार, केवल इसलिए कि वो जैसे ही बनेंगे उनके नाम के पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा, वो 25 लाख रुपए एकदम इन हैंड कैश उनको दहेज मिल जाएगा। तो ये भावना तो है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि पहले अगर नहीं सर, 100% थी। जी। मुझे पर इसमें एक एक ना मुझे इस बात समझ में नहीं आती कि सब धान एक के भाव कैसे बिक रहा है यार। ग्रुप डी की नौकरी, उसके बाद पुलिस में सिपाही की नौकरी, आर्मी में सिपाही की नौकरी, हायरार्की में पुलिस वाला जो है आर्मी वाले से ऊपर है ना, क्योंकि पुलिस वाला तब वो हफ्ता में एक बार घरे आ जाला, आर्मी वाला बेचारा 3-3 महीना पे आता है। यहाँ तो पत्नी जो है पुलिस वाले सिपाही के साथ जहाँ पोस्टिंग है वहां जाके रह लेगी, आर्मी में संभव नहीं जाता, वो तो पोस्टेड हुआ वहां कश्मीर में। तो इसलिए मैट्रिमोनी बाजार में सिपाही जो पुलिस का है उसकी हायरार्की ऊपर है। तो ऊपर है। अब सर सिपाही से दरोगा तो बहुत ऊपर होना चाहिए। जी। तो ये बताइए कि ग्रुप डी वाला या कहीं सरकारी उसका कर्मचारी चपरासी है, और कहां सिपाही और कहां दरोगा, तो ये दाम में बहुत कम अंतर लगता है मुझे। मतलब इसमें पारिवारिक जो स्टैंडिंग है फैमिली की, बाप का रहना, कितना जमीन जायदाद है, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उससे भी रेट शायद अप डाउन होता है क्या मैट्रिमोनी बिल्कुल बाजार होता में? है, बिल्कुल होता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक भूमिहीन खेतीहर का लड़का निकला, हमारे मित्र हैं, वो मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, लेकिन उनके परिवार में वो पहले पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, मेरे पिताश्री प्रोफेसर थे, मैं हूं, और मेरे सुपुत्र प्रोफेसर बन जाएं या लेक्चरर बन जाएं या जो भी हो जाए, एक सरकारी नौकर बन जाए, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि घर देखा जाएगा, मेरे बड़े भाई बैंक में हैं, ठीक ठाक पोस्ट पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, मैं ठीक ठाक कर ही ले रहा हूँ जो भी हूँ, मेरे पिता बहुत नामी गिरामी विद्वान हैं, बहुत इज्जत है उनकी, बहुत यश है उनका, तो इस बच्चे का मैट्रिमोनी में दाम बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास तो जमीन वमीन है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास जमीन भी होती तो उसमें और पैसा जुड़ जाता है। तो वो तो दोनों पक्ष हैं ना, कि लड़की वाला किधर का है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं
हम लोग कितना भी नारीवाद बघार लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी रवैया वही है लड़की के बापों का कि इसको भंसा दो किसी तरह। उसके बाद उसकी सुध-वुध लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह ढा दो। वो सब हम लोग पापा की परी और ये वो देखते हैं, वो हमारे समाज का टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो आइसबर्ग डूबा हुआ है, जो अंदर है, सतह के नीचे, वो अभी भी वही है। क्योंकि मैं अच्छे-अच्छे परिवारों में ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने दहेज लोलुप लोगों से अपनी बहन ब्याही है, अपनी बेटी ब्याही है और 2-3 साल बाद दुर्घटनाएँ हुई हैं और वो आज तक ससुराल वालों पर केस करके अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जब उनको यह सलाह दी गई कि आप दहेज देकर पैसा देकर शादी मत करो, क्योंकि यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपने अगर पैसे से खरीद लिया है, तो मन से भी आप उस दूल्हे को खरीद पाएँगे, तब उन लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगती है। तो ये दो तरफ़ा है दद्दा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को पता है ना कि 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, असल रेट क्या चल रहा है क्या पता है किसको? मैं आपको ना एक और एग्जांपल नहीं, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में बगल के गांव में एक बढ़िया बिजनेसमैन है, वहाँ बेंगलोर में उनके बड़ा अच्छा बिजनेस है, पर परिवार उनका गांव में ही रहा सारी जिंदगी और वो वहां अच्छा पैसा कमाए। तो अब जब आदमी अच्छा पैसा कमाने लगता है तो फिर महंगा दामाद खोजता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड इट। तो वो अपने लड़की के लिए दामाद खोजने लगे और अल्टीमेटली एक एसडीएम साहब से, अच्छा बाई कास्ट राजपूत थे, और एसडीएम साहब से उन्होंने अपनी लड़की की शादी तय की। और लड़की गाजीपुर की विशुद्ध घसकर्री समझते हैं ना? हाँ, मैंने हाँ। इतना बड़ा चिट्टा होला, वो बांस के कईन के बनल होला और हाँ, एकदम हाँ। खुरपी होला। ओमे घास खुरपी खिलल लेके जाला। ये बाबू हम घास करे जाते ही, हाँ। बकरी या गाय के लिए घास करके, उसको घास छील के जो लाते उसको घास करना बोलते हैं कि हम घास हाँ। करे जाते। तो घसकर्री वर्ड है गाजीपुर में, अगल बगल भी होगा, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उर लेकिया रहे गाजीपुर का विशुद्ध घसकर्री। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यार एसडीएम जो बना है वो पीसीएस अधिकारी है, भाई इतनी बौद्धिकता तो अगले में होगी ना। तो मैंने कहा वो पैसे पे एक विशुद्ध घसकर्री से शादी अगर किया है उसने, तो उसको अपनी पत्नी में कोई भी इंटेलेक्चुअल उसकी चाहत नहीं है कि मेरी पत्नी एक इंटेलेक्चुअल हो जिससे कि मैं बात भी कर सकूं, है ना? और अच्छा, लड़की कोई विशेष हुर परी सुंदर भी नहीं थी, बल्कि मैं तो बिलो एवरेज ही कहूंगा उसको, बिकॉज आई नो द गर्ल। ये मेंटेलिटी क्या है? अच्छा, इसको तो एसडीएम है, एक मिनट, ठीक है आज गरीब हो सकता है, कल थोड़े दिन पहले तक गरीब रहा होगा, पर अब तो एसडीएम है, अब तो पांचों उंगली घी है सिर्फ कढ़ाई में है, अब तो इतना पैसा कमा देगा। अगर भाई अगर मैट्रिमनी बाजार में बिक रहा है तो मनी माइंडेड है, जो आदमी मनी माइंडेड है फिर सिर्फ मैट्रिमनी बाजार में नहीं बिकेगा, वो वो हर तो एक जगह बिकेगा। बाजार में भी बड़ा महंगा बिकेगा ना, क्योंकि बिकना बिल्कुल। उसकी आदत है। तो कल को तो पैसे का ढेर लगा देगा यार। इस ऐसा सच्ची आदमी मैट्रिमनी बाजार में क्यों बिकता है और इतना सस्ता बिकता है? क्यों इतना बड़ा समझौता? घसकर्री से ब्याह कर लेना एसडीएम साहब, ये क्या इस है? इस सच्ची घटना का एक आयाम मैं और जोड़ देता हूँ। आपने तुलसी राम जी का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के बड़े पुरोधा हैं, बहुत महान लेखक, कवि, अब नहीं है, जेएनयू के प्रोफेसर थे। उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, वहां उनका बचपन में ब्याह हो गया था और ससुराल ने उनको पढ़ाया लिखाया। पत्नी से रोए धोए 8वीं 10वीं में थे तब शादी हुई थी और फिर पत्नी से रोए धोए कि हम जाए पढ़े, पढ़े तब बढ़िया आदमी हो जाए, ये मैं कहाँ गुहा गिंजन। पत्नी ने अपने बाप से कह के उनके पढ़ने लिखने सब की व्यवस्था की।
उसके बाद वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रोफेसर बने, जेएनयू में बने, बहुत नामी गिरामी हो गए। वह पत्नी आज भी उपेक्षिता उसी गांव में, ठीक वहीं जहां उसको छोड़कर गए थे। और उन्होंने दिल्ली में एक शादी की, बहुत उच्च वर्णीय संभ्रांत, तथा कथित संभ्रांत महिला से, और उससे अपना बाल बच्चा जो भी हुआ नहीं हुआ, उस पत्नी को उन्होंने भुला दिया, कहीं उल्लेख नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो पत्नी आज भी जीवित है। तो दोनों आयाम, एसडीएम साहब इसलिए भी बिके क्योंकि उनकी सामाजिक क्या स्थिति थी, उनके परिवार ने उन पर कितना दबाव बनाया था कि भाई जल्दी से बिको। मान लीजिए एक लड़का है सुयोग्य, शादी के, बाकी तरह से कोई टिप्पणी मैं उस पर नहीं करूंगा, परिवार उसका कर्जे में है, मुहाल है, कह रहा है कि तुमको बिकना होगा, उसके बाप को मैट्रिमोनी बाजार का आइडिया नहीं है, लड़का तैयार हो गया, वो बिक गया। उसको पता है कि मैं जाऊंगा, शहर में मेरी पोस्टिंग होगी या जहां भी होगी, मैं पत्नी को ले जाऊं न ले जाऊं, मैं उसके साथ संबंध रखूं न रखूं, बाद में कोई नाम लेवा नहीं होगा, फिलहाल पैसे लो और माई बाबू से अपनी जान छुड़ाओ। ये एक बहुत सामान्य सा प्रोसेस है और आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी राम हो या आपका एसडीएम हो, ये दोनों ही फितरत से धोखेबाज हैं, सीधी सी बात है। तो वहां वो बिका और यहाँ तुलसी राम अपनी सामाजिक उच्चता की चाहत में कि हम सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ बने, उन्होंने उस पत्नी को पायदान तो बनाया, उस पर चढ़ के प्रगति की, लेकिन उसके साथ वो भूल गए कि उसने क्या क्या किया है। तो ये मैट्रिमोनी बाजार को लेके कोई सरलीकृत एक सामान्य नियम नहीं बना सकते दादा, इसमें कई तरह के पेच होते हैं। भारतीय परिवार का ढांचा वैसे भी बहुत घिचपिच है। देखिए हमारा कुल मिला के संयुक्त परिवार था, अब हम लोग एकल परिवार में रहने लगे हैं, यानी जैसे हम 3 भाई हैं, 3 भाई 3 जगह बिखरे हुए हैं, आपके बच्चे हैं वो 3 जगह बिखरे होंगे, और उसके साथ हम लोग संयुक्त परिवार में भी हैं। अभी भी पिताजी का जो आदेश होता है, माताजी का जो आदेश होता है, वो हमारे लिए शिरोधार्य होता है। आधुनिक चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं, तो उसमें बहुत हौच-पौच है, उसमें कोई एक नियम मैं नहीं कह सकता और आप भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। वो एसडीएम हो सकता है कि ताउम्र उसको निभा भी ले जाता, इस केस में नहीं किया, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि लोग बिके भी हैं और उस रिश्ते को भी निभा दिया है। नहीं, पर मेरा सवाल कुछ और है जी भैया। पत्नी सहचरी होती है ना, जी साहचर्य देती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अरे भैया, लाइफ में सेक्स की महत्ता शुरुआती दिनों में 24 घंटे में 1-2 घंटे होती है, बाद में धीरे धीरे कम होते होते हफ्ते महीने में 5 मिनट की रह जाती है। जी शादी के पहले हफ्ते भी पत्नी 20-22 घंटे साहचर्य देती है, सेक्स मात्र 1-2 घंटा चलता है पहले हफ्ते, उसके बाद धीरे धीरे महीने में 5 मिनट रह जाता है। तो बाकी 23 घंटा और 55 मिनट पत्नी साहचर्य देती है। साहचर्य का की क्या परिभाषा है, यह लोगों की अलग अलग है, पर मेरे लिए तो साहचर्य की परिभाषा यह है कि मैं अपनी पत्नी से वर्ल्ड म्यूजिक, वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ये सब डिस्कस करता हूं। मैं उसके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा देखता हूं बैठ के, मैं उसके साथ दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर पढ़ता हूं, डिस्कस करता हूं। तो मेरे लिए पत्नी का साहचर्य उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, जो मैं उससे इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन करता हूं। एसडी, अच्छा, मेरा शैक्षणिक स्तर इतना नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो मेरी जो सही पढ़ाई है वो 10वीं तक की है। उसके बाद 12वीं मैंने प्राइवेट किया, बीए में मैं जिंदगी में कभी कॉलेज नहीं गया। उसके बाद सिर्फ एक बार जब एनआईएस डिप्लोमा करने गया तब मैं रेगुलर क्लास अटेंड किया हूँ जीवन में, 1 साल 8 महीना 9 महीना। एसडीएम साहब का शैक्षणिक स्तर तो मेरे से बहुत ऊंचा है,
क्योंकि वो एक बहुत कठिन परीक्षा पास करके आए हैं, उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, उस आदमी को अपनी पत्नी से किस प्रकार के साहचर्य, उसको क्या मिलता होगा उस घसकर्री से? अब मैं इस चर्चा को कंक्लूड करने के लिए आपके दो शब्द लेता हूं। जी। आपने कहा साहचर्य, आप अपवाद हैं जो नियम को सिद्ध करता है। भारतवर्ष के 99% मर्द आपके उलट हैं। उनको पत्नी के रूप में नहीं, 99 से ज्यादा ही होंगे। होंगे, मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूं, मैं 99 कर दे रहा हूं। उनको पत्नी के रूप में एक नौकरानी, एक सेक्स स्लेव और समय ट्रॉफी समय ट्रॉफी वाइफ भी होती है, और ट्रॉफी समय वाइफ समय भी होती है। ट्रॉफी वाइफ, ये अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन भारतीय मर्दों को मूल रूप से पत्नी का मतलब उनके लिए है कि जब उनको सेक्स की जरूरत हो वो सेक्स कर लें, बाकी वो घर के काम वाम कर ले। और कभी कभार कोई आदमी आए तो उसको अगर कोई फिर ट्रॉफी वुमन जो है वो फिर एक अलग दायरा है, क्योंकि ट्रॉफी वुमन होती कितनी है, वो तो बहुत कम होती हैं, और जो खुद ही ट्रॉफी है वो तो लाएंगी भी ट्रॉफी, तो वो क्लास अलग हो गया। मैं सामान्य मध्यवर्गीय एक बात कह रहा हूं कि आप अपवाद हैं, उसको नियम ना बनाएं। दूसरा, इस कंक्लूजन में आप ही का शब्द मैं लेता हूं। एक मैंने लिया साहचर्य, उनको साहचर्य नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको सेक्स चाहिए, उनको नौकरानी चाहिए। वो तीनों चीज जब तक एसडीएम को मिल रही है वो उसके साथ कर लेगा। दूसरा, आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन क्या मिलेगा, या आपने कहा कि उसका शैक्षिक स्तर, तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो आमतौर पर, शैक्षिक के साथ बौद्धिक शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो हमारे जैसे तमाम लोग करते हैं। आप भी वही गलती कर रहे हैं। वह व्यक्ति साक्षर है, शिक्षित नहीं है। ही इज ब्लडी लिटरेट, ही इज नॉट एडुकेटेड। और अच्छा, वह एसडीएम साहब की खुद की ये समस्या है कि वो सिर्फ जी, साक्षर है, वो बौद्धिक खुद नहीं है। वो बौद्धिक है ही नहीं, वो शिक्षित है ही नहीं। उसको तो ओके। आप जिस परीक्षा को बहुत कड़ी कह रहे हैं, लोग इसको हो सकता है मुझे सुनने के बाद कह दें कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन मेरे आसपास कम से कम 25 आईपीएस, 25 आईएएस और 25 राज्य सेवाओं के, मतलब 100-150 तो मेरे मित्र, सीनियर जूनियर सब हैं। और सबको मैंने देखा है तैयारी करते हुए, सबको मैंने देखा है पागलों की तरह रटते हुए। मेरा एक लाइन का कंक्लूजन है कि ये जो तथाकथित सबसे बड़ी परीक्षा है, यह सिर्फ गधों के लिए है। इससे कोई बुरा बुरा भी मान सकता है, यह घोड़ों के लिए नहीं है। आप कितना बोझ लाद सकते हैं, आप कितना रट्टा मार सकते हैं ना, वही आपको डिफाइन करता है। मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे पता है कि मेरा पीटी में भी नहीं होगा, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मार सकता हूं। आप परीक्षा किस बात की ले रहे हैं? आप आईएएस बनाने जा रहे हैं, उससे आप पूछ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़ों को जो दागा गया, ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी की थी या उसके बाबू की थी? क्या मतलब है इस बात का? वही आईएएस जब जाता है तो मुहर्रम में जुलूस पर लाठी चलवा देता है, रामनवमी में कुछ कर देता है, उससे दंगा नियंत्रित नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो चीजें, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि समय जो आपने दिया था उससे ज्यादा निकल रहा है। अव्वल तो वो साक्षर है, शिक्षित और बौद्धिक नहीं है। और दूसरा, मर्दों को, भारतीय मर्दों को साहचर्य का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। उनको ये नहीं पता है कि नारी अगर सहचरी बने तो उनके जीवन में कितने तरह के फूल खिल सकते हैं, उनका जीवन कितना मनोरम हो सकता है, वह व्यक्ति कितना महान बन सकता है। उनको ये पता है कि एक ससुर जी आए, उन्होंने बिटिया थमाई और उन्होंने कहा कि ये नौकरानी है, ले जाओ, और जब मन करे तब तुम इसके साथ सेक्स करो, ये करो। कितने पति अपनी पत्नी के साथ, आप वर्ल्ड क्लास छोड़ दीजिए भाई,
सामान्य सिनेमा भी देखने जाते हैं। ये जो आज की जनरेशन जाती हुई है ना, वो इसलिए कि भाई चलो घर की किचकिच से कुछ देर मॉल में जाके, और वो पूरे दिन का एजेंडा होता है। लेकिन घर पर आके वो उससे राजनैतिक बातें करें, उससे विश्व साहित्य पर बात करें, उससे गजलों पर बात करें, उससे खाना बनाने पर ही बात कर लें। कितनी बार भारतीय मर्द किचन में घुसते हैं, कितनी बार ट्राई करते हैं कि लाओ मैं भी बनाता हूं, लाओ मैं कुछ करता हूं, नहीं करते हैं। तो निष्कर्ष ये कि मैट्रिमोनी का मतलब हम लोगों को समझना होगा। और दूसरे, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, अंतिम लाइन, कि ये स्थितियां अब फिर भी गनीमत है कि इस जनरेशन में बदल रही हैं। अब लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति मोह भी थोड़ा टूट रहा है, थोड़ा जो नई जनरेशन है वो चीजों को समझ भी रही है। शादियां धड़ल्ले से इसलिए भी टूट रही हैं क्योंकि साहचर्य नहीं मिल रहा है, और नारियों का जैसे जैसे सशक्तिकरण हो रहा है वैसे वैसे ये चीजें और बढ़ेंगी। बस इतना कहना है। मेहलूम भाई, ये विषय इतना मजेदार है कि मेरा असल में ये चर्चा खत्म करने का कोई मन नहीं है, और मैं इस पे आपसे अनंत समय तक चर्चाएं कर सकता हूं। और मैंने ये पाया है कि अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे आपसे चर्चा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पर आज के लिए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करेंगे, और बहुत जल्दी ऐसे ही किसी विषय पे या इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि इस विषय में भी बहुत से आयाम बाकी। जी बिल्कुल। अगली बार इसी विषय की चर्चा को जब फिर कभी दोबारा कंटिन्यू करूंगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि मैंने कैसे शादी की थी, मेरे क्या अनुभव रहे और शादी से पहले और मैं बाद भी शेयर करूंगा, में। क्योंकि तो मेरा अनुभव आपसे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि दर्शकों को ये परिचर्चा पसंद आई होगी, और ये एक नए किस्म का टॉपिक था। आज जो आपाधापी है यूट्यूब पे, और सब्जेक्ट्स की मतलब अकाल पड़ा हुआ है, मारा मारी है, ऐसे में ना मेरे जैसे क्रिएटर के लिए एक बड़ा डायलेमा हो जाता है कि आखिर में क्या बोलूं, क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। इजराइल हमास पर कितना बोला जा सकता है, या करंट टॉपिक्स पर कितना बोला जा सकता है, या करंट टॉपिक जो है वो तो अखबार की तरह है, आज जो है कल पुराने पड़ जाएंगे, उनको कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं नए रोचक विषयों में चर्चा करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को पसंद आएगी। वेलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब किया, समय निकाला। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दर्शकों, ये थे व्यालोक भाई। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एक नया चैनल बना है, बाबा की खरी खोटी। उसमें एकदम अलग किस्म का कंटेंट है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।